Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsir, hashtag A to Z Software. Now, let's start with the topic. So we are discussing hardwired control unit, hardwired implementation of control unit. There are two types of control unit, hardwired and microprogrammed. Okay, so first is hardwired. As its name hardwired, it means it is manufactured using hardware devices or hardware components. What components? Like sequential circuit और combinational circuit में जो आप gates, logic, टाइमिंग, कंट्रोल, सीक्वेंस जनरेटर, एडर, सब्ट्रैक्टर, इन सबको यूज करके जो कंट्रोल यूनिट डिजाइन की गई है, दैट कंट्रोल यूनिट इज नोन एज हार्ड वायर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट. मींस कंट्रोल यूनिट इज हार्ड वायर्ड, वो हार्डवेयर से बनी हुई है. ओके, सी हियर द कंट्रोल यूनिट. दिस कंट्रोल यूनिट टेक्स इनपुट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर and this input flags and clock from ALU. Okay, this control unit generates control signals and pass those control signals to CPU and to system bus. कोई भी कंट्रोल यूनिट होगी वो इनपुट इंस्ट्रक्शन का लेगा, फ्लैग और क्लॉक ALU से लेगा, आउटपुट में कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगा. कौन से कंट्रोल सिग्नल्स? दो तरह के कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगा. वो दोनों या तो सीपीयू के पास जाएगा, एक सीपीयू के पास जाने वाला कंट्रोल सिग्नल होगा और एक सिस्टम बस के पास. सिस्टम बस मतलब जो भी डेटा ट्रेवल कराने का काम होगा वो बस का होगा, तो वो बस के पास जाएगा. एंड सीपीयू के पास क्यों जाएगा कंट्रोल सिग्नल? टू परफॉर्म द टास्क, टू परफॉर्म द ऑपरेशन. वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म तो सीपीयू ही करेगा, तो इसलिए एक कंट्रोल सिग्नल सीपीयू के पास जाएगा. ओके, नाउ in case of flags and control bus signals, each individual bit typically has some meaning. Means अगर आप 2 बिट का, 4 बिट का, 8 बिट का फ्लैग यूज कर रहे हो तो हर एक बिट का अपना अलग मीनिंग होगा. अलग मीनिंग का मतलब क्या है? हो सकता है फर्स्ट बिट पे x मीनिंग है, सेकंड बिट का मीनिंग y है, थर्ड बिट का मीनिंग जो है वो z है. तो हर एक बिट का अलग अलग मतलब निकलेगा. इट मीन्स जितने आपको ऑपरेशंस और जितने आपको रिप्रेजेंटेशन दिखानी है उतने ही बिट का आपको फ्लैग लेना पड़ेगा एंड उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा. ओके, नाउ आपने ये पढ़ा था दैट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन डाली जाती है, दैट इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस: एड्रेस पार्ट, मोड फील्ड एंड ऑपकोड. एड्रेस पार्ट को एड्रेस रजिस्टर में डालेंगे, मोड फील्ड को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में यूज करेंगे. देन द थर्ड वन इज ऑपकोड. दैट ऑपकोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन. वो ऑपकोड है जो ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मीन्स दैट ऑपकोड इज फर्दर डिकोडेड टू फाइंड द ऑपरेशन. Like in previous examples, we have discussed 3-bit opcode, 12, 13, 14 pin bit is of opcode. So 3-bit opcode is then decoded into 8 outputs using 3:8 decoder. 3-bit opcode is decoded into 8 outputs using 3:8 decoder. Okay. सो अगर आपके पास 3 बिट का ऑपकोड है, इट मीन्स वो 8 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है. सिमिलरली हेयर वी टुक एन एग्जांपल ऑफ 4 बिट. हेयर वी टुक एन एग्जांपल ऑफ 4 बिट. लाइक देयर आर 4 बिट ऑफ ऑपकोड इज देयर. ओके, so 4-bit opcode will perform 16 operations. 4 bit of opcode performs 16 operations and these are the 16-bit decoded output.
Now see, for the first one, when decoder when the opcode is 0000, चारों जीरो है, डिकोडर की आउटपुट में सिर्फ लास्ट वाली जो पिन होगी वही हाई हो रही है, ओनली दिस बिकम्स 1, रेस्ट आर 0. In case of 0001, the second last bit is 1, rest all are 0. So in same manner, this 1 will goes diagonally like this. So for the last one, the first bit will be high. The first bit will become high. In such a manner, we can uniquely identify the operation or opcodes decoded output. Means जब आप ऑपकोड को डिकोडर में देंगे, डिकोडर से वो 16 आउटपुट निकलेगी, 16 आउटपुट में जो जोन से बिट हाई है, ओके, हम चेक करेंगे इफ 16 इज हाई और 15 इज हाई, देन वी हैव टू डू दिस, एल्स दिस, एल्स दिस, एल्स दिस. ओके, इस तरीके से आप इसके जो है ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. हर एक बिट का एक आउटपुट में एक ही बिट हाई होगी, 16 में से कोई एक बिट होगी जो हाई होगी, बाकी सब लो होंगी. सो आपको जो भी बिट हाई मिलेगी उसी बिट के कॉरस्पॉन्डिंगली आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे. क्लियर? क्लॉक, दिस क्लॉक जो कंट्रोल यूनिट को क्लॉक सप्लाई दी है, दिस क्लॉक इज यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड सीक्वेंस. नाउ क्लॉक का काम सीक्वेंस जनरेट करने का है. जब भी कोई पॉजिटिव पल्स आएगी, जब भी कोई पॉजिटिव सिग्नल आएगा, इट मींस ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. कोई भी पॉजिटिव सिग्नल आएगा तो क्लॉक ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, मींस क्लॉक इंक्रीज होगी. ये 1 2 3 काउंटर की तरह काम करेगी क्लॉक. ओके, एंड क्लॉक इज यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन. लाइक दो अलग अलग डिवाइसेज हैं, इफ दे आर वर्किंग ऑन अ सेम क्लॉक, इट मींस दोनों डिवाइसेज साथ में काम कर रही हैं. अगर वो दोनों अलग अलग क्लॉक पे, डिफरेंट क्लॉक्स पे काम कर रही है, इट मींस दोनों की अलग अलग एग्जीक्यूशन है, दोनों असिंक्रोनस हैं, दोनों साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन में नहीं है. ओके, दिस वाज योर क्लॉक. नाउ control unit emits different control signals at different time units within a single instruction cycle. एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में मल्टीपल कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं अलग अलग टाइम पर. So we will use a sequence counter, SC for sequence counter, as input. So we will use a sequence counter as input to control unit with different control signals being used for T0, T1, T2 and so on. Means क्या होगा, एक सीक्वेंस काउंटर जो है वो हम यूज करेंगे, इसके साथ लगाएंगे. उससे क्या होगा, अलग अलग टाइम सिग्नल पे कब कौन सा सिग्नल जनरेट हो रहा है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं बाय दैट सीक्वेंस काउंटर. नाउ क्लॉक एंड सीक्वेंस काउंटर, क्लॉक एंड सीक्वेंस काउंटर टू आर डिफरेंट थिंग्स. ओके, क्लॉक को आप सीक्वेंस काउंटर की तरह यूज कर सकते हो, बट क्लॉक सीक्वेंस काउंटर की तरह यूज हो सकती है, बट क्लॉक में कोई काउंटर बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता. क्लॉक का काम क्या है, वो एक बारी में हाई हो रही है, फिर लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, ये ऑपरेशन क्लॉक पे होंगे. इन ऑपरेशंस का मतलब क्या है, क्लॉक में हाई है इट मींस वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, लो है इट मींस डिवाइस इनएक्टिव हो रही है. हाई है मींस एक्टिव, लो है मींस इनएक्टिव. तो जब जब क्लॉक की वैल्यू हाई होगी तब तब ऑपरेशन परफॉर्म होगा. अगर आप क्लॉक की सभी स्टेट्स को मॉनिटर करके स्टोर कर रहे हो, क्लॉक की, लिसन केयरफुली, इफ यू आर मॉनिटरिंग द स्टेट्स ऑफ क्लॉक एंड सेविंग देम, इफ यू आर मॉनिटरिंग द स्टेट्स ऑफ क्लॉक एंड सेविंग देम, उसका काउंटर लगाकर आप उसको काउंट कर रहे हो, सेव कर रहे हो, देन द clock will behave like a sequence counter, then the clock will behave like a sequence counter. else clock का काम सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन का रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई पर, हाई होने पर सप्लाई देगा और ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा, और इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा.
सो इसलिए हमने यहाँ पर क्लॉक और सीक्वेंस काउंटर दो अलग अलग चीजें यूज करी, ठीक है। नाउ एट द एंड ऑफ each instruction cycle, at the end of each instruction cycle, sequence counter is reinitialized with T0, means sequence counter क्या किया, क्लॉक पल्स क्या करेगी, जैसे हाई होगी ऑपरेशन परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ओके। अब उस ऑपरेशन के अंदर कितने स्टेप्स हुए, उस एक ऑपरेशन के अंदर, उस एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर कितने स्टेप्स एग्जीक्यूट हुए, कितनी बार वो एग्जीक्यूशन में आया, वो कौन मॉनिटर करेगा, सीक्वेंस काउंटर। वो कौन मॉनिटर करेगा, सीक्वेंस काउंटर। और जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन साइकिल खत्म होगा, मींस एक इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म होगी, तो सीक्वेंस काउंटर को फिर से T0 से इनिशियलाइज कर देंगे। इट मींस क्लॉक तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती चली जाएगी, बट सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू जो है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल से ज्यादा नहीं होगी। जितना इंस्ट्रक्शन साइकिल है वहां तक जाएगा मैक्सिमम, फिर जीरो। इस तरीके से सीक्वेंस काउंटर जो है वो बार बार जीरो होगा, बट क्लॉक जो है वो कंटिन्यूसली आगे चलती रहेगी। नाउ क्लॉक कंटिन्यूसली आगे क्यों चलेगी, बिकॉज क्लॉक को कंटिन्यूसली आगे चलाने का मतलब ये है कि आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट किया एट एक्स टाइम एंड यू आर कंटिन्यूसली एग्जीक्यूटिंग द ऑपरेशन अप टू वाई टाइम, ओके। इट मीन दैट इज अ क्लॉक। एक्स टाइम से वाई टाइम तक आपने कंटिन्यूसली ऑपरेशन किया, आपका कॉलेज सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक चल रहा है, दैट इज अ क्लॉक। 9 to 5 इज अ क्लॉक, बट ईच एंड एवरी लेक्चर इज ऑफ 40, 45, 50 मिनट्स। तो जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, आपने एक स्टॉप वॉच लाई, जैसे ही वो 40 तक पहुंचा वो बंद हो गया, फिर आपका लेक्चर चेंज हो गया। तो सीक्वेंस काउंटर इज अ लेक्चर एंड क्लॉक इज अ टाइम फॉर कॉलेज। Now next is control unit with decoded input. Now see this. This is the diagram for control unit with decoded input. First of all, instruction register is there. Instruction register से आपने instruction लिया, decode किया उसको, decode करने के बाद let आपके पास k bit का कोड आ गया। Now see, this is I0 to IK, this is T0 to Tn-1. These are the control signals from C0 to Cm. And there are X flags, and there are X flags. It means कोई भी इनपुट या आउटपुट किसी दूसरी इनपुट या आउटपुट पर डिपेंडेंट नहीं है। लिसन केयरफुली, आप हो सकता है 3:8 डिकोडर ले रहे हो, 4:16 डिकोडर ले रहे हो, 5:32 डिकोडर ले रहे हो, कोई बात नहीं, जितने आपने डिकोडर लिया दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब आपके पास टाइमिंग कितना आ रहा है, हो सकता है 4 टाइम साइकिल का, 4 टी साइकिल का या 40 टी साइकिल का आपके पास टाइमिंग जनरेटर हो, वो उतने ही टाइम के लिए चल रहा है, ओके। नाउ कंट्रोल सिग्नल्स आप 4 जनरेट कर रहे हो, 40 जनरेट कर रहे हो या 4000 जनरेट कर रहे हो, वो भी इन पर कहीं डिपेंडेंट नहीं होगा। सो आप सब में अलग अलग वेरिएबल्स लिख सकते हो, और अगर सब में एक ही वेरिएबल लिख लो, फॉर एग्जांपल I0 से IN, T0 से TN, C0 से CN और फ्लैग भी N, तो भी गलत नहीं है। सब में अलग अलग लिख दोगे तब भी गलत नहीं है, ओके। नाउ डिकोडर क्या करेगा, आउटपुट को डिकोड करेगा, आउटपुट को डिकोड करके डिकोडेड आउटपुट आपको देगा कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट टाइमिंग जनरेटर से, टाइमिंग जनरेटर की इनपुट देखिए क्या है, क्लॉक। क्लॉक से टाइमिंग जनरेटर चल रहा है, टाइमिंग जनरेटर T0, T1, T2, T3 एंड Tn-1 स्टेट्स जनरेट करेगा। एक एक ऑपरेशन एक एक टी स्टेट्स में होगा, टी स्टेट मतलब एक एक टाइम पीरियड में होगा, ओके। दैट टाइम पीरियड, लाइक एक ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, this operation will perform on T0. Now this operation will perform on T1. Now this will perform on T3. This will perform on T4. It depends, कोई ऑपरेशन छोटा भी हो सकता है और कोई ऑपरेशन आपका बड़ा भी हो सकता है, ओके। तो वो अलग अलग टाइम स्टेट पे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कहीं पर कोई इनपुट वेरी कर रही होगी ड्यू टू फ्लैग, तो हम फ्लैग की इनपुट यहाँ से लेंगे। फ्लैग्स ऑलवेज कमिंग फ्रॉम ALU, चाहे आप इसको लेफ्ट में बनाओ चाहे राइट में बनाओ, पर फ्लैग्स जो है कनेक्टेड होंगे ALU से, ओके। आफ्टर दैट यू विल गेट द आउटपुट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स, आउटपुट एज अ कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल है इसलिए इनको C से रिप्रेजेंट किया है, इंस्ट्रक्शन है इसलिए इसको I से रिप्रेजेंट किया है, टाइम है इसलिए इसको T से रिप्रेजेंट किया है, ओके। देयर इज नो लॉजिक कि वहां I होना चाहिए या T होना चाहिए या C होना चाहिए, ABC XYZ कुछ भी लिख सकते हो, ओके। नाउ लेट दीज आर द कंट्रोल सिग्नल्स
of m bit, C0 to Cm bit. It is also possible कि जो आप कंट्रोल सिग्नल्स बना रहे हो, कोई दो ऑपरेशंस में एक कंट्रोल सिग्नल लगे या कोई एक ऑपरेशन में दो कंट्रोल सिग्नल लगे। हो सकता है कि आपके पास एक C0 ऐसा कंट्रोल सिग्नल है जो हर एक ऑपरेशन में आपको लगाना पड़ रहा है। ओके, दैट डिपेंड्स कि आपने किस तरह का कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया है। जिस तरह का कंट्रोल सिग्नल आपने जनरेट किया होगा उसी के ऊपर उसके ऑपरेशन की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। ओके, नाउ control unit logic. Now see this, hardware implementation means to discuss internal logic of control unit. It's an internal logic means internal functioning कैसे हो रही है, that produces output of control signals as a function of its input signals. जो इनपुट इसको प्रोवाइड किया गया उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इसने जो आउटपुट दिया, दैट आउटपुट इज नोन एज कंट्रोल सिग्नल्स। एंड हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या है, इसकी इंटरनल फंक्शनिंग कैसे हो रही है, कब टाइमिंग सिग्नल आ रहा है, कब डिकोडर इनपुट आ रही है एंड किस तरीके से वो जनरेट कर रहा है। फॉर ईच कंट्रोल सिग्नल टू डिराइव अ बूलियन एक्सप्रेशन, फॉर ईच कंट्रोल सिग्नल टू डिराइव अ बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ दैट सिग्नल एज फंक्शन ऑफ इनपुट्स। बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, आइदर ट्रू और फॉल्स। बूलियन का मतलब होता है आइदर ट्रू और फॉल्स। तो हर एक कंट्रोल सिग्नल जो है वो एक बूलियन एक्सप्रेशन की तरह है, ट्रू और फॉल्स, यस और नो, ऑन और ऑफ। ओके, बिकॉज अगर वो कंट्रोल सिग्नल ऑन है तभी वो ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा, अगर वो ऑफ है, फॉल्स है, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराएगा। ओके, नाउ सी एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिग्नल। नाउ सी एग्जाम्पल देखते कंट्रोल सिग्नल का। लाइक आपके पास एक रैंडम कोई ऑपरेशंस हैं, ओके, जिसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एएलयू, एक्यूमुलेटर, एड्रेस रजिस्टर, बफर रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, क्लॉक, ये सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड है एक दूसरे से। नाउ इफ यू वांट टू रीड प्रोग्राम काउंटर, सी आपको प्रोग्राम काउंटर को रीड करना है, मतलब प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, फर्स्ट स्टेप में प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या होगा, द एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। ओके, प्रोग्राम काउंटर को रीड करने का मतलब क्या है, आप प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो कंटेंट लिखा है, यानी कि एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है, आप फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का आप वो रीड करके एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को पहले तो कहाँ डालना पड़ेगा आपको, एड्रेस रजिस्टर पे, बिकॉज डायरेक्टली प्रोग्राम काउंटर से आप एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या होता है, एड्रेस, तो इसलिए एड्रेस रजिस्टर में डालेगा, बफर रजिस्टर में नहीं डालेगा। एड्रेस रजिस्टर का नाम क्या है यहाँ पे, MAR, दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नाउ सी PC, that is program counter, and MAR, PC and MAR, this is PC and this is MAR. PC and MAR is connected with this line, PC and MAR is connected with this line. Okay, now on this particular line you have a control signal named C2. On this particular connection you have a control signal named C2. Now until unless C2 allows, this operation cannot perform। जब तक C2 कंट्रोल सिग्नल अलाउ नहीं करेगा तब तक ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। PC से जो वैल्यू है वो MAR में नहीं जाएगी, प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस रजिस्टर में नहीं जाएगा, until unless C2 control signal allows this operation. Okay, now see in the first one, at time t1 PC is transferred to MAR। let operation आपके पास यही है, PC transfer to MAR, तो कंट्रोल सिग्नल कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, C2। now in this case MBR to मेमोरी से डेटा MBR में आएगा। now let यहाँ पर मेमोरी कनेक्टेड है कहीं, ओके, ये जो ब्लॉक मैंने डिजाइन किया है, imagine that this is the memory, so memory to MBR, this is the MBR, so memory to MBR जब आएगा तो बीच में कौन रिस्पॉन्सिबल है, this C5 is responsible। another control signal is CR is for control read, CW is for control write।
कंट्रोल रीड कंट्रोल राइट मीन्स अगर कोई रीड ऑपरेशन करना है आपको तो आप सी आर कंट्रोल रीड से भी करोगे, और कोई राइट ऑपरेशन करना तो आपको सी डब्ल्यू भी चाहिए। ओके, रीड रीड कब होगा? जब मेमोरी से डेटा आप ले रहे हो, दैट इज अ रीड। जब मेमोरी में आप कुछ लिख रहे हो, बना रहे हो, स्टोर कर रहे हो, दैट इज अ राइट। अभी आपने क्या किया? मेमोरी से वैल्यू ली और एमबीआर में डाली। ओके, एमबीआर में वैल्यू कहां से आई है? मेमोरी में आई है। तो मेमोरी से आपने सिर्फ रीड किया है, दैट्स वाई कंट्रोल सिग्नल कौन से रहे? C5 एंड CR। वाई C5? बिकॉज C5 इज इन बिटवीन मेमोरी एंड memory and MBR. Now at time t3, MBR is transferred to IR. MBR is transferred to IR. Now this is the IR and this is MBR. MBR is connected to IR. This lower line, MBR is connected to IR through C4. MBR is connected to IR through C4. Now see, ये जो ऑपरेशंस लिखे हैं वही ऑपरेशन है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर से वैल्यू उठाई, एड्रेस रजिस्टर डाली, फिर आपने क्या किया? मेमोरी से डेटा उठाया, बफर में डाला। अब आपने क्या किया? जो एड्रेस रजिस्टर में बफर में जो डेटा था बफर में, उसको उठाकर अब आपने इंस्ट्रक्शन में डाल दिया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट को फिर एड्रेस पार्ट में डालेंगे। मीन्स काम तो वही हो रहा है बट सीक्वेंस अलग हो गई है, बिकॉज ये हार्डवायर्ड यूनिट अलग हो गई है। ओके, नाउ in this case when MBR is try to transfer data or content into IR register, okay, so there is a need of C4, there is a need of C4 control signal। C4 कंट्रोल सिग्नल की जरूरत है, बिकॉज अगर C4 कंट्रोल सिग्नल एक्टिव नहीं होगा तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ओके, तो C4 कंट्रोल सिग्नल अगर पॉसिबल होगा, एक्टिव होगा, इनेबल होगा, ऑन होगा, हाई होगा, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, ओनली इन दैट केस ये ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएगा। ओके, सिमिलरली ये सभी नीचे के वही सेम एग्जाम्पल हैं। जैसे ये 3 एग्जाम्पल मैंने अभी बताया आपको टी स्टेट्स के, इन द सेम मैनर दीज एग्जाम्पल्स विल बी कवर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर द कंट्रोल सिग्नल C5। वो बता रहा है कि C5 कहां से आ रहा है? causes data to be read from external data bus into MBR। ओके, सिर्फ ये बता रहा है आपको कि एक्सटर्नल डेटा बस से एक MBR में डेटा आ रहा है, और वो एक्सटर्नल बस से जो डेटा MBR में आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम मेमोरी ओनली। ओके, वो मेमोरी से ही डेटा आ रहा है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट फेच ऑपरेशन। दिस वाज ऑल अबाउट फेच ऑपरेशन। फेच ऑपरेशन में तो आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शन उठानी है, प्रोग्राम काउंटर से उठाई, एड्रेस पे डाली, मेमोरी से उठाया, बफर में डाला, प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज कर दिया, और अब बफर से आपने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन डाल दी। दिस इज फेच ओनली। नाउ इनडायरेक्ट एंड इंटरप्ट। इनडायरेक्ट एंड इंटरप्ट। इनडायरेक्ट मीन्स अब आपके पास जो एड्रेस है, जो एड्रेस पार्ट है उसमें फर्दर एक एड्रेस है, एड्रेस पार्ट पे फर्दर एक और एड्रेस है। अब अगर आपके एड्रेस में एड्रेस है तो आपको एड्रेस से एड्रेस लेकर फिर उस एड्रेस से डेटा लेना पड़ेगा। ओके, एड्रेस से एड्रेस लोगे, मतलब पुराना एड्रेस है उसने नया एड्रेस दिया, फिर नए एड्रेस पे जाकर आपको पता लगा क्या मिलेगा, वहां पर भी फर्दर एक नया एड्रेस मिल रहा है, उस एड्रेस पर आपको डेटा मिलेगा, फिर नए एड्रेस पर आपको डेटा मिलेगा। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट जो एड्रेस दिया है उसी पर डेटा मिलेगा। ठीक है, नाउ इनडायरेक्ट के केस में क्या कर रहे हैं हम, देखिए ऑपरेशंस। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का जो एड्रेस पार्ट है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का जो एड्रेस पार्ट है दैट इज ट्रांसफर टू MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ओके, मेमोरी से डेटा लिया, MBR में चला गया। अब इनडायरेक्ट है, इट मींस एड्रेस के ऊपर फर्दर एक एड्रेस मिल रहा है, एड्रेस के ऊपर फर्दर एक एड्रेस मिल रहा है। तो अब क्या किया आपने? IR के एड्रेस पार्ट में क्या डाला? MBR का भी एड्रेस। IR के एड्रेस पार्ट में क्या डाला आपने? MBR का एड्रेस, जहां से और अब डेटा मिलना है वो भी एक एड्रेस ही है। थर्ड ऑपरेशन जो इसमें नहीं शो किया हुआ है यहाँ पे सामने, दैट विल बी द ऑपरेशन परफॉर्मेंस। दैट विल बी द ऑपरेशन परफॉर्मेंस मींस पहले आपने एड्रेस लिया, एड्रेस में डाल दिया,
फिर आप मेमोरी को रीड कर रहे हो, बफर में डाल रहे हो, पता लगा जहां से मेमोरी आपने रीड की वो भी फर्दर एक एड्रेस है, तो फिर से एड्रेस लिया, एड्रेस पार्ट में डाला। अब ये जो एड्रेस पार्ट में आपने एड्रेस डाल लिया है, ये दिस इज सिमिलर टू दिस केस। अब इसके बाद फर्दर आपको ये वाला काम करना ही पड़ेगा। IR के एड्रेस को फिर कहाँ डालोगे आप, MAR में, और फिर मेमोरी से डेटा रीड होगा। ये दो ऑपरेशन इसके बाद होंगे। सो नाउ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में स्टेप्स बढ़ गए। डायरेक्ट एड्रेसिंग में जो ये एड्रेस है, इसी एड्रेस के ऊपर आपको डायरेक्टली ऑपरेंड मिल जाएगा, इसी एड्रेस के ऊपर आपको डायरेक्टली ऑपरेंड मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग स्टेप्स जो है वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, सिमिलरली इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिव सिग्नल्स हैं, कंट्रोल सिग्नल्स, कौन कौन से हैं, C8, C5, CR, C4। नाउ C5 CR तो यहाँ पर भी था, C5 CR यहाँ पर भी है। C5 CR ये कॉम्बिनेशन है कब, जब मेमोरी को रीड कर रहे हो आप। जब भी आप मेमोरी को रीड कर रहे हो तो C5 के साथ CR यूज होगा। ओके, बिकॉज मेमोरी से डेटा MBR में ही आएगा। जब भी ये ऑपरेशन होगा तो इसका मतलब C5 का तो वहां एक्टिव होना जरूरी है, प्लस मेमोरी का एक्टिव होना भी जरूरी है, बिकॉज मेमोरी से डेटा लेना है और MBR में डेटा देना है। ओके, तो मेमोरी कब एक्टिव होगी, जब वहां पे CR सिग्नल होगा, दैट इज रीड सिग्नल टू मेमोरी, रीड सिग्नल टू मेमोरी, ताकि वो डेटा को रीड करने दे। ओके, तो जहां जहां आपका रीड ऑपरेशन होगा लाइक दिस वन, वहां वहां आपके पास C5 और CR ऑपरेशंस होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज इंटरप्ट। इन केस ऑफ इंटरप्ट, the normal execution of the instruction will be terminated. Okay, सडनली क्या होगा, अचानक से आपके पास एक नई इंस्ट्रक्शन आ जाएगी जिसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नाउ प्रोग्राम काउंटर में रहेगा इंस्ट्रक्शन, तो वहां से उठ के वो कहाँ गया, बफर रजिस्टर में। अब क्या किया, बफर रजिस्टर में तो इंस्ट्रक्शन आ गई है, एड्रेस रजिस्टर में क्या किया, एड्रेस रजिस्टर में आया आपके पास सेव एड्रेस, जहां पर वो चल रहा है अभी, जो एग्जीक्यूशन चल रही है, जहां जितने सीक्वेंस पे, उसको वहां सेव करो पहले। ओके, सेव करो, सेव करने के बाद आपने प्रोग्राम काउंटर के अंदर रन टाइम एड्रेस कहाँ से चल रहा है, रूटीन एड्रेस, रूटीन मीन्स जहां आपका कंट्रोल अभी चल रहा था वो। देखिए इंटरप्ट क्या है, जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को रोक के कोई दूसरा आपको बुला ले, कोई बुलाएगा तो इसका मतलब जहां आप काम कर रहे हो उसको रोकोगे, सेव करोगे, छोड़ोगे तभी जाओगे। ओके, इट मीन्स यू नीड टू सेव द स्टेट ऑफ योर वर्क। तो वो सेव कैसे होगा, वो स्टेट कैसे सेव होगी, वो ऐसी सेव होगी लाइक जो भी आपका एड्रेस है जहां पर आप काम कर रहे हो उसको आपने MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में डाल दिया। ओके, और रूटीन एड्रेस जिस पर्टिकुलर फंक्शन में आप काम कर रहे थे, जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे आप काम कर रहे थे, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस डाल दिया प्रोग्राम काउंटर में। ओके, सो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, अब अगला कहां से एग्जीक्यूट होना है। फॉर एग्जांपल आप 1 2 3 4 ये एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप पहुंचे 1 2 3 पर आते एक इंटरप्ट जनरेट हुई। नाउ यू विल डू व्हाट, कि पहले आप इंटरप्ट को सॉल्व करिए और जो काम अभी कर रहे थे इसको बाद में करिए। ओके, तो जो काम अभी कर रहे थे वो आपने कहां तक कर लिया, 3 तक कर लिया, तो आपको उसकी स्टेट सेव करनी पड़ेगी। तो वो आपने कहां सेव करी, MAR रजिस्टर में। ओके, और अब अगली कौन सी आएगी उसमें, 5 या 4 जो भी है। ओके, उसको आपने कहां डाल दिया, प्रोग्राम काउंटर में। पहले मैं अपना जो इंटरप्ट है उसको हैंडल कर लूँ, उसके बाद दोबारा प्रोग्राम काउंटर और MAR से दोबारा से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी। बट अगर आपने इनकी स्टेट सेव नहीं करी तो जितना ऑपरेशन अभी तक परफॉर्म हुआ था वो सब जीरो हो जाएगा, एंड अगेन शुरू से ही दोबारा आपको सारी एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी। क्लियर, दिस इज योर इंटरप्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, C5 सिग्नल इज यूज्ड फॉर मेमोरी एक्सेस। जो C5 कंट्रोल सिग्नल है दैट इज यूज्ड फॉर मेमोरी एक्सेस, CR फॉर रीड एंड CW फॉर राइट। नाउ अब आपने ये सारे ऑपरेशंस तो देख लिए, फेच का, इनडायरेक्ट का, इंटरप्ट का, बट कब कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना है, या ये लगाइए कब कौन सा पार्ट आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होना है, वो कैसे पता लगेगा। फॉर दैट यू नीड 2 more new control signals, you need 2 new control signals. Okay, and what are those control signals,
कोई भी रेंडमली उनको नाम दे दिया आपने, ए बी सी पी क्यू आर, ओके, कोई भी दो वेरिएबल लिया आपने, उनको नाम दे दिया. Why 2? Because there are only 4 operations: fetch, indirect, interrupt and execute. सिर्फ 4 ही ऑपरेशंस हैं, इसलिए 4 ऑपरेशंस को क्लासिफाई करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट बहुत है. सो इसलिए इसमें P और Q 2 बिट ली गई हैं. ओके, नाउ द वैल्यूज ऑफ दीज 2 बिट्स विल बी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. ये वैल्यूज रहेंगी इन बिट्स की, पी क्यू बिट्स की. आप चाहो तो इसको ए बी एस वाई क्यू टी कुछ कोई भी नाम दे सकते हो. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, ये पी क्यू क्या करेगा बेसिकली, जब भी पी और क्यू की वैल्यू 0 0 होगी, जब भी पी और क्यू की वैल्यू 0 0 होगी, इट मीन्स यू आर एग्जीक्यूटिंग फेच साइकिल, यू आर फेचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी. ये भी कंट्रोल सिग्नल है. यू कैन ऑल्सो यूज C0 C1 या CN -1. अगर आपने कंट्रोल सिग्नल बना लिए हैं और वो ज़्यादा बना लिए हैं, तो उन्हीं कंट्रोल सिग्नल में से 2 कंट्रोल सिग्नल आप इसके लिए भी रख सकते हो, दैट व्हाट ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म. पहले आप ये सिलेक्ट करोगे, फिर वो बाकी जो सीक्वेंस काउंटर और कंट्रोल यूनिट का डिज़ाइन है उसी के अकॉर्डिंगली वो बाकी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा. सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द selection of operation also depends on the selection of operations also depends on the control signals. ओके, कौन सा ऑपरेशन होगा वो भी कंट्रोल सिग्नल पे डिपेंड करता है. कंट्रोल सिग्नल ही ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करवाएंगे और सेलेक्ट करेंगे. क्लियर टू एवरीवन नाउ? Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.